तो स्वागत है आपका आज की हमारी मूवी में। आज की हमारी ये मिस्ट्री क्राइम थ्रिलर मूवी जो अभी हाल ही में रिलीज़ हुई है, जिसका नाम है बोगनविला। और इसका मतलब आपको मूवी में आगे पता चल जाएगा। मूवी की स्टोरी थोड़ी डार्क है और इसका एंड एकदम ब्लास्ट करने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक्सप्लेनेशन। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। तो कहानी की शुरुआत में हम डॉक्टर थॉमस और उसकी पत्नी रितु को रात के समय एक कार में कहीं जाता हुआ देखते हैं। यहाँ पर रितु थॉमस के कंधे पर अपना सर रखकर सो रही होती है। इसी बीच कहीं से एक ट्रक आता है और इनकी कार को उड़ा देता है, जिससे इनका बहुत ही ख़तरनाक एक्सीडेंट हो जाता है। और इसी के साथ सीन यहाँ से कट होकर सीधा 8 साल बाद शिफ्ट होता है, जहाँ हम रितु को देखते हैं जो अपने 2 बच्चों के साथ बातचीत करते हुए उन्हें स्कूल छोड़ने जा रही होती है। अब बच्चों को छोड़ने के बाद रितु एक गहरी सोच में डूब जाती है। इसके अलावा हम नोटिस करते हैं कि रितु के घर के आसपास बोगनविला के काफ़ी सारे फूल होते हैं। इसके बाद रितु जैसे ही अपने घर में वापस आती है तो आते ही अपने घर में काम करने वाली एक लड़की रीमा से कहती है कि तुम जल्दी से बच्चों को रेडी करो, उन्हें स्कूल निकलना है। तभी रीमा कहती है कि अरे मैडम, अभी तो आपने बच्चों को स्कूल के लिए भेजा है। ये सुनकर रितु फिर से सोच में पड़ जाती है और जल्दी से वो अपने कमरे में जाकर एक डायरी को खोलकर उसमें सब कुछ चेक करने लगती है। दरअसल इस डायरी में रितु के बारे में लिखा होता है कि तुम्हारा नाम रितु है, तुम्हारा एक हस्बैंड है जिसका नाम थॉमस है और तुम्हारे 2 बच्चे भी हैं और तुम्हें भूलने की बीमारी है। यहाँ हमें पता चलता है कि नॉर्मल सी दिखने वाली रितु के दिमाग में कोई दिक्कत है, जिसकी वजह से वो चीज़ें फ़ौरन भूल जाती है। अब ये सब पढ़ने के बाद रितु पेंटिंग करना शुरू कर देती है, क्योंकि उसे पेंटिंग करना बहुत ही पसंद है और अपने खाली समय में अक्सर ऐसे ही पेंटिंग करती रहती है। उधर हम डॉक्टर थॉमस को देखते हैं जो अपने एक साथी डॉक्टर से रितु के बारे में कह रहा होता है। थॉमस बताता है कि जब से हमारा वो एक्सीडेंट हुआ तब से रितु को ये भूलने की बीमारी हो गई। दिखने में मैं बिल्कुल नॉर्मल लगती है, घर के सारे काम भी अच्छे से कर लेती है, लेकिन अचानक उसकी याददाश्त चली जाती है और यहाँ तक कि वह मुझे भी भूल जाती है। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये जॉब छोड़कर रितु का ही अच्छे से ख्याल रखूं। मैंने घर में उसका ख्याल रखने के लिए एक मेड को भी रखा है। इन सब से मेरे ऊपर काफ़ी प्रेशर आ गया है। बस एक संडे ही के दिन ही मैं अपने फार्म हाउस जाकर थोड़ा रिलैक्स करता हूँ। मेरे नाना जी ने वो फार्म हाउस मेरे नाम पर किया था। वहाँ कई सारे सब्जियों के पौधे हैं और वही फार्मिंग करते हुए मेरे दिन बीत जाता है और आते समय वहीं से फ्रेश सब्जियाँ लेकर आ जाता हूँ। इधर हम रितु, रीमा और उसके पति बिरजू को एक साथ गाड़ी में कहीं जाता हुआ देखते हैं। दरअसल रीमा का पति बिरजू यहीं कार ड्राइवर का काम करता है और इसी तरह जब भी रितु अपने किसी पेंटिंग को पूरा करती है तो वो इसी शॉप में जाकर उसे बेच देता है। और अभी तक रितु को इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं था कि ऐसा कौन शख्स है जो उसकी पेंटिंग को फ़ौरन ख़रीद लेता है। और यही बात वो आज रीमा को भी बताती है कि पता नहीं कौन मेरी पेंटिंग को तुरंत ख़रीद रहा है। वहीं हमें पता चलता है कि पेंटिंग को ख़रीदने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि उसका पति थॉमस ही है। वो रितु की बनाई सभी पेंटिंग को ख़रीद कर अपने फार्म हाउस पर लगा देता है। और यहाँ अजीब बात यह है कि रितु हमेशा बोगनविला के फूलों की ही पेंटिंग करती है और हर बार उसे ऐसा ही लगता है कि वह पहली बार इसे बना रही है और यह सब उसकी बीमारी के चलते हो रहा था। इधर थॉमस हर वीकेंड अपने फार्म हाउस पर आकर टाइम बिताने लगता है और कुछ मोटिवेशनल किताबों को पढ़कर खुद को स्ट्रेस फ्री रखने की कोशिश करता है। लेकिन इस बार जब थॉमस फार्म हाउस से अपने घर पहुंचता है तो देखता है कि रितु रो रही है। जब वो उससे रोने की वजह पूछता है तो रितु कहती है कि जब भी मैं कोई पेंटिंग करती हूँ तो अपने फ़ोन में उसकी एक फ़ोटो क्लिक कर लेती हूँ। और आज जब मैंने अपने उन फ़ोटोज़ को देखा तो वो सारी की सारी पेंटिंग्स बोगनविला के फूलों की ही निकली, क्योंकि मैं सिर्फ वही चीज़ इमेजिन कर पाती हूँ। थॉमस, आखिर मुझे ऐसा क्या हुआ है? मैं कुछ और पेंटिंग बनाना चाहती हूँ। अब रितु को इतना परेशान देखकर थॉमस उसे रूम में ले जाकर एक इंजेक्शन दे देता है और सोने की बोलता है और फिर बाहर आकर उसके फ़ोन से उस सभी फ़ोटोज़ को डिलीट कर देता है ताकि रितु आगे से उन फ़ोटोज़ को देखकर परेशान ना हो। अब इसी रात अचानक रितु को जंगली सुअरों की भी आवाज़ सुनाई देती है, जिससे उसकी नींद खुल जाती है और वह थॉमस से कहती है कि मैंने न्यूज़ में भी देखा है आजकल बहुत चोरियां हो रही हैं और हमारे घर के आसपास तो कोई घर भी नहीं है और मुझे सबसे ज़्यादा फ़िक्र अपने बच्चों की है। रितु को डिस्टर्ब देखकर थॉमस कहता है कि तुम चिंता मत करो और सो जाओ, मैं कल यहाँ CCTV कैमरा लगवा दूँगा। अब सुबह रितु वापस अपने रोज़मर्रा के कामों में लग जाती है और अपने बच्चों को रेडी करके स्कूल भेजने लगती है। इसके कुछ समय बाद थॉमस वहाँ आता है और घर में हर जगह CCTV कैमरा इंस्टॉल करवाने लगता है। ये सभी चीज़ें देखकर रितु को थोड़ा सुकून मिलता है, लेकिन उसी रात वापस उन अजीब
आवाज़ों को सुनकर ऋतु की आंखें फिर से खुल जाती हैं और अब जैसे ही वो फ़ोन की लाइट ऑन करती है तो देखती है कि थॉमस के सर से तो खून निकल रहा है। और तभी अचानक एक अनजान आदमी पीछे से ऋतु पर भी हमला कर देता है और उसके गले को दबाने लगता है। अब सीन यहाँ से अगले दिन सुबह शिफ्ट होता है, जहाँ हम थॉमस को अपने सर पर पट्टी करवाते हुए देखते हैं। यहाँ वो अपने साथी डॉक्टर को बताता है कि कल रात हमारे घर में चोर घुस आया था, जिसकी वजह से मुझे ये चोट लगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि मेरे घर से कुछ भी चोरी नहीं हुआ, इसलिए मैंने पुलिस को भी कंप्लेंट नहीं की। वहीं गजनी ऋतु को तो अब तक सब कुछ भूल चुकी थी कि कल रात उसके घर में चोर भी आया था। तभी जब थॉमस टैक्सी से अपने घर पहुंचता है तो ऋतु उससे पूछती है कि हमारी गाड़ी किधर गई, तुम टैक्सी से क्यों आए हो। थॉमस कहता है कि मैंने हमारी गाड़ी को सर्विस देने के लिए भेज दिया है। और थॉमस हमेशा अपनी गाड़ी को एक ही जगह पर सर्विस करवाता रहता है। कहानी आगे बढ़ती है और हम ऋतु को देखते हैं कि जो अपने घर में बैठकर टीवी पर न्यूज़ देख रही होती है, कि जिसमें न्यूज़ चल रही थी कि एक मंत्री की बेटी छाया 2 दिन से लापता है, जिसे सभी पुलिस वाले ढूंढने में लगे हुए हैं। और अब यहाँ छाया की फ़ोटो देखकर ऋतु को लगता है कि जैसे शायद उसने छाया को कहीं देखा है, लेकिन फिर काफ़ी कोशिश करने पर भी उसको कुछ याद नहीं आता है। जिसके बाद वह यही बात काम वाली बाई रीमा को बताती है और रीमा ऋतु को समझाने के लिए ऐसे कह देती है कि कल हम जब मार्केट गए थे तो एक पुलिस वाला हमें इस लड़की की फ़ोटो दिखाकर इसके बारे में पूछ रहा था, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। लेकिन ऋतु को छाया की फ़ोटो देखकर कुछ अलग सा सीन नज़र आता है, जैसे वह काफ़ी सारे सनफ्लावर के पीछे खड़ी हो। ऐसी कुछ यादें छाया को लेकर उसके दिमाग में होती हैं। वही अगले दिन ऋतु के हाथ में जो ब्रेसलेट था वो कहीं गुम हो जाता है, जिसके बाद ऋतु और रीमा पूरे घर में उसको ढूंढने लगती हैं, लेकिन वो उन्हें कहीं नहीं मिलता। इसके बाद जैसे ही थॉमस घर वापस आता है तो ऋतु उसको वेलकम करते हुए अपनी पेंटिंग दिखाने लगती है, क्योंकि इस बार उसने 3 कुछ अलग अलग पेंटिंग बनाई थी, जिसमें से रैबिट और बैट वाली पेंटिंग वो बच्चों के रूम में रखने के लिए बोलते हैं। और ऋतु को खुश देखकर थॉमस भी बहुत खुश होने लगता है। फाइनली उसने इस बार कुछ अलग बनाया है। तभी हम देखते हैं अगले दिन थॉमस के घर पर डेविड नाम के पुलिस वाले को आते हुए, जो थॉमस उसके घर को शक की निगाहों से देखने लगता है। और वो थॉमस से पूछता है कि क्या ये घर आपका है और आप लोग कहाँ से कब से रह रहे हो। थॉमस बताता नहीं सर, ये तो किराए का घर है जिसमें हम पिछले 5 सालों से रह रहे हैं। तभी डेविड ऋतु को एक फ़ोटो दिखाते हुए पूछता है कि ये आपकी ही है ना फ़ोटो। ऋतु हाँ मैं सर हिला देती है। तब डेविड पूछता है तो आप फिर मुझे ये बताइए कि आप उस मरियम हॉस्पिटल के पास क्या करने गई थी। और फुटेज देखकर हमें पता चलता है कि आप छाया को फॉलो कर रही थी। क्या मैं जान सकता हूँ कि इसके पीछे क्या वजह थी। तभी से छाया मिसिंग है। अब ये देखकर ऋतु घबरा जाती है और याद करने की कोशिश करती है, लेकिन काफ़ी ज़ोर देने पे भी उसे कुछ याद नहीं आता है। तभी थॉमस डेविड को बाहर लेकर पूछता है कि ऋतु की बीमारी के बारे में बताने की। सर मेरी वाइफ को भूलने की बीमारी है। यहाँ डेविड थॉमस के घर से कुछ फ़ोटोज़ को कैप्चर करके वहाँ से चला जाता है, लेकिन जाते जाते थॉमस से कहता है कि कल अपनी वाइफ को लेकर पुलिस स्टेशन आ जाना, उनसे कुछ सवाल जवाब करने हैं। अब अगले दिन थॉमस ऋतु को लेकर डेविड के पास जाता है। यहाँ डेविड फिर से वही सवाल ऋतु से पूछने लगता है कि क्यों आप छाया का पीछा कर रही थी, क्या आपने के साथ कोई और भी था। अब काफ़ी सोचने के बाद ऋतु डेविड को बताती कि हाँ शायद याद आया, मैंने छाया को रीमा के साथ जाते हुए देखा था। रीमा उसे अपने साथ कहीं लेकर जा रही थी। रीमा को अपने पास बुलाकर उससे पूछताछ करने लगता है। तो रीमा बताती है कि सर उस दिन मैं अपने पति बिरजू के साथ अपने एक रिश्तेदार के पास गई थी। पता नहीं क्यों मैडम आपसे ये सब बोल रही हैं। इसके बाद थॉमस डेविड के पास आता है और कहता है कि सर आप ऋतु की बातों पर इतना ध्यान मत दीजिए। उसे सिर्फ 3 लोग ही याद रहते हैं, क्योंकि वो रोज़ सिर्फ उन्हीं को देखती है। इसके अलावा उसे किसी और का चेहरा अच्छे से याद ही नहीं रहता। कभी कभी वह अजीब सी बातें भी करने लगती हैं, मतलब जो भी वह इमेजिन करती है वही सब यहाँ डेविड थॉमस से पूछता है कि ऋतु के चेहरे पर वह चोट कैसे लगी। जब मैंने आपके घर की सीसीटीवी फुटेज चेक की तो उसमें मैंने देखा एक चोर को घर आते हुए। थॉमस कहता है जी सर चोर आया था और उसने हम दोनों के ऊपर अटैक भी किया था, लेकिन कुछ चुरा नहीं पाया, इसलिए मैंने पुलिस में इसकी कोई कंप्लेंट नहीं की। डेविड कहता है कि कोई बात नहीं, अभी हमारी टीम में से एक साइकेट्रिस्ट डॉक्टर आने वाली हैं और उनके आने पर ही हम आपकी वाइफ से आगे बात करेंगे। फ़िलहाल आप घर जाइए, बच्चों के आने का टाइम भी हो गया है। तभी यहाँ थॉमस एक बात बताता है जिसे सुनकर डेविड एकदम से शॉक्ड हो जाता है। थॉमस कहता है कि हमारे असल में कोई बच्चे नहीं हैं, ये सिर्फ ऋतु की इमेजिनेशंस हैं कि हमारे 2 बच्चे हैं।
अब ये सब सुनकर डेविड भी दंग रह जाता है कि अब अगले दिन डेविड की टीम को मीरा नाम की एक साइकेट्रिस्ट डॉक्टर ज्वाइन करती है, जिसके आते ही वह लोग रितु को वापस बुलाकर उससे पूछताछ करने लगते हैं। लेकिन यहाँ रितु काफ़ी अजीब सा बिहेव करने लगती है, वो आधी अधूरी बातें बताने लगती है, क्योंकि कुछ बातें उसे याद होती हैं तो कुछ वह भूल चुकी होती है। उसकी उल्टी सीधी बातों से यहाँ डेविड और मीरा भी काफ़ी कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ पुलिस को नदी के पास एक आदमी की डेड बॉडी मिलती है और यहाँ पर उन्हें एक ब्रेसलेट भी मिलता है जो असल में रितु का ही था। इधर रीमा के दोबारा याद दिलाने पर रितु वापस से अपने ब्रेसलेट को गाड़ी में ढूंढने लगती है, लेकिन वो कहीं नहीं मिलता। तभी रीमा कहती है कि अरे मैडम, सर ने कहा था कि पिछले हफ्ते उन्होंने गाड़ी सर्विस के लिए दे दिया था, तो हो सकता है कि वो वहीं पे गिर गया हो। तो ये सुनकर रितु उसी सर्विस वाले के पास जाती है, लेकिन यहाँ वो आदमी रितु को बताता है कि पिछले हफ्ते उनकी गाड़ी सर्विस के लिए आई ही नहीं है, तो उसका ब्रेसलेट यहाँ कैसे आएगा। ये सुनकर अब रितु सोचने लगती है कि अगर गाड़ी सर्विस पर नहीं गई तो फिर थॉमस ने उसे झूठ क्यों कहा कि वह इन दिनों दोनों के साथ बिरजू भी होता है, जो वहाँ गार्ड से इस सब के बारे में थोड़ी बहुत पूछताछ करने लगता है। तभी वो गार्ड बोलता है कि रितु को भी ड्राइविंग करना आता है, उसने कुछ दिन पहले ही रितु को कार चलाते हुए देखा था। ये सुनकर बिरजू भी अब सोच में पड़ जाता है कि अगर रितु मैडम को कार चलाना आता है तो उन्होंने मुझे क्यों रखा है। वेल, इसके बाद रात के समय जब थॉमस घर आता है तो रितु उससे ये सब पूछने लगती है कि उसे गाड़ी के बारे में झूठ क्यों बोला था। वैसे तो रितु सब कुछ भूल जाती है, लेकिन सुबह से शाम तक वो ये नहीं भूली थी। अब उसे अपने पति की नब्ज़ कहाँ दबानी है भाई, बीवी जो ठहरी। खैर, उसकी ये बातें सुनकर थॉमस बताता है कि उस दिन जब चोर घर में आया था तो उससे हम दोनों को चोट लगी थी। उसके भागने पर हम दोनों ने उसका कार का पीछा भी किया था, लेकिन आगे जाने पर उस चोर ने नदी में छलांग लगा दी थी और तभी मेरे सर में काफ़ी चोट भी लगने की वजह से मैं बेहोश हो गया था। तो तुमने उस वक्त कार को ड्राइव करके मुझे हॉस्पिटल ले जाकर मेरा ट्रीटमेंट करवाया था। उसी बीच हमारी कार पर खून के काफ़ी धब्बे भी आ गए थे। अब कार को अगर मैं पुरानी जगह पर सर्विस करवाता तो लोग खामखा शक करते, इसलिए मैंने गाड़ी को एक नई जगह सर्विस के लिए डाल दिया था। और वैसे भी रितु, मैं ये सब बातें तुम्हें 2 बार बता चुका हूँ, लेकिन तुम हर बार यही सवाल करती रहती हो। ये सुनकर रितु अफसोस करने लगती है कि उसने बिना किसी बात पर थॉमस पर शक किया। वहीं अगले दिन डेविड फिर से थॉमस के घर आता है और उससे छाया के बारे में सवाल जवाब करने लगता है। अब डेविड के सवालों से रितु काफ़ी डर जाती है और काफ़ी कंफ्यूज भी हो जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि वह क्या करे और क्या ना करे। यहाँ डेविड थॉमस से कहता है कि छाया के साथ क्या हुआ क्या नहीं ये सब रितु को ही पता है, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं। मुझे कुछ और रास्ता निकालना होगा। अब अगले दिन डेविड वापस अपनी टीम के साथ थॉमस के घर आता है और यहाँ अगर रितु का वही ब्रेसलेट दिखाकर उससे पूछने लगता है कि ये हम उसे उस डेड बॉडी के पास मिला जो नदी के पास थी। लेकिन यहाँ रितु अपने हाथ में बंधे ब्रेसलेट को दिखाकर बोलती है कि ये मेरा ब्रेसलेट तो मेरे पास है। यहाँ थोड़ा साइड में आकर थॉमस डेविड से कहता है कि उस दिन जो चोर घर में आया था शायद उसी से वो ब्रेसलेट चुराया होगा। उसके गुम होने के बाद रितु को जब भी याद आता तो वो घर में ढूंढने लगती, इसलिए मैंने वैसा ही सेम टू सेम ब्रेसलेट उसे एक नया बनवा दिया। मतलब रितु यहाँ भूल चुकी थी कि उसका ब्रेसलेट भी चोरी हुआ था। वेल, इसके बाद हम रितु को देखते हैं जो बाथरूम में नहाकर जैसे ही बाहर आती है तो थॉमस उसका सर पूछते हुए कहता है कि आज तुम फिर से बाथरूम में फिसल गई, मैंने कितनी बार कहा है कि ध्यान से जाया करो। अब यहाँ हमें पता चलता है कि रितु हमेशा ही बाथरूम में ऐसे ही गिर जाया करती थी। वहीं डेविड 2 और लड़कियों की फ़ोटोज़ रितु को दिखाकर पूछने लगता है कि ये सेम छाया की तरह ये दोनों लड़कियाँ भी गायब हो गई हैं, क्या तुमने इनमें से किसी को भी यहाँ पर कहीं पर देखा है? याद करने की कोशिश करो। लेकिन रितु को तो कुछ भी याद नहीं आता। इसके बाद डेविड अपनी टीम के साथ रितु के डॉक्टर के पास जाता है ताकि उन्हें रितु की बीमारी के बारे में कुछ पता चल सके। यहाँ डॉक्टर बताता है कि रितु मेरे पास महीने में सिर्फ 1 ही बार आती है और जब भी वह आती है तो हमेशा नॉर्मल ही होती है और यहाँ हॉस्पिटल के आसपास ही हमें वहीं बोगनविला के फूलों को भी देख पाते हैं। और अब यहाँ से जाकर मीरा रितु के साथ 1-to-1 मीटिंग करती है, यहीं यानी कुछ टेस्ट करती है ताकि वो उससे कुछ सच निकलवा सके। लेकिन यहाँ अभी भी रितु के दिमाग में सिर्फ आधी अधूरी यादें होती हैं, उसे ठीक से ऐसा कुछ भी याद नहीं था जो वो मीरा को बता सके। लेकिन वो एक बात यहाँ मीरा को बताती है कि अक्सर उसे ऐसा लगता है कि जैसे वह नदी में डूब रही हो। अब यही बात मीरा जाकर थॉमस को बोलती है तो थॉमस कहता है कि मुझे नहीं पता रितु किस नदी की बात कर रही है, हो सकता है उसने बचपन में किसी नदी को देखा हो, उसका कोई पास्ट इंसिडेंट उसे बार बार याद आता हो। अब कोई क्लू ना मिलने पर मीरा उसी पेंटिंग शॉप पर जाती है जहाँ रितु अपनी पेंटिंग्स दिया करती थी। तो यहाँ मीरा को पता चलता है कि सारी पेंटिंग्स को थॉमस ही खरीद रहा है, जिसके बाद थॉमस मीरा को अपने फार्म हाउस लेकर आता है और यहाँ उन सभी पेंटिंग्स को दिखाने लगता है जो भी अभी तक रितु ने बनाई थी। इन सभी पेंटिंग्स को थॉमस ने एक मेमोरी की तरह यहाँ सजा कर रखा था। अब इसी बातचीत के दौरान मीरा को जंगली सुअरों की आवाज़ आने लगती है।
यह सुनकर मीरा पूछती है कि क्या यहाँ जंगली सुअर है, तो थॉमस कहता है कि यहाँ सभी तरह के जानवर जैसे कुत्ता, बिल्ली, सुअर। खैर इन सब के बाद जब थॉमस सुबह उठता है तो उसे कुछ कागज़ के टुकड़े दिखाई देते हैं जिन पर लिखा हुआ था कि मीरा ने कहा है कि मेरे कोई बच्चे नहीं हैं और आज मीरा ने मुझे फार्म हाउस पर जाने के लिए कहा। दरअसल ये 5 पर्चियाँ खुद रितु ने बनाई थी ताकि किसी भी ज़रूरत बातों को वो ऐसे लिखकर याद कर सके। अब यह पढ़कर थॉमस सोचता है कि जब मैंने मीरा को मना किया था कि वह बच्चों की बात रितु से ना करे तो उसने ऐसा क्यों बोला। इधर रितु सुबह उठकर जैसे ही नहाकर बाथरूम से बाहर निकलती है तो हमें पता चलता है कि वह आज फिर उसमें गिर गई थी और थॉमस हमेशा की तरह से बोलता है कि मैंने कितनी बार तुमसे कहा ध्यान से आया जाया करो। इसी बीच डेविड वापस थॉमस के घर आकर रितु से कहता है कि मीरा गायब है और आखिरी बार उसने तुमसे ही बात की थी, वह तुमसे मिलने आई थी। तुम मुझे बताओगी कि तुमने मीरा के से क्या बात की। ये सुनकर रितु कहती है कि कौन मीरा, मैं तो किसी मीरा को नहीं जानती। वहीं इसके बाद थॉमस वापस अपने फार्म हाउस आकर अपने नाना की फ़ोटो को देखकर कुछ फ्लैशबैक याद करने लगता है, जिसके साथ ये कहानी यहाँ से शिफ्ट होकर पास्ट में चली जाती है। और यहाँ हमें पता चलता है कि कई साल पहले थॉमस की माँ किसी आदमी के साथ शादी करके घर से चली गई थी, जिसके कुछ सालों बाद जब थॉमस के पिता की आर्थिक स्थिति ख़राब होने लगती है तो थॉमस की माँ अपने पति और बच्चों के साथ वापस अपने घर आ जाती है। यहाँ थॉमस का नाना गाँव का सरपंच था, तो वह थॉमस और अपनी बेटी को अपनाकर उसके पति को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देता है। अब थॉमस की अच्छी परवरिश की खातिर उसकी माँ भी कुछ नहीं कह पाती, जिसके बाद अब थॉमस अपने नाना के साथ रहने लगता है और उसको फॉलो करने लगता है। वो भी अब अपने नाना की तरह गांव का सरपंच बनना चाहता था, लेकिन उसका नाना जितना सबके सामने शरीफ था और अच्छा था, उतना ही गंदी सोच और गंदे उसके काम थे। जब भी उसे गाँव की कोई लड़की पसंद आती थी तो वह उसके साथ वही सब करने लगता था, और कोई लड़की अगर उसकी बात नहीं मानती थी तो वह बड़ी ही बेरहमी से उसे मारता था और फिर उसका बलात्कार करता था और फिर उसके टुकड़े टुकड़े करके जंगली सुअरों को खिला देता है। और जो लोग इसके यहाँ काम करते हैं उनकी बीवियों के साथ भी इनका चक्कर रहता है, मतलब अगर ज़िंदा रहना है तो साथ सोना पड़ेगा। अब अपने नाना की सारी हैवानियत चोरी चुपके थॉमस को पता चल गई थी और धीरे धीरे वह भी अपने नाना के नक्शे कदम पर चलना शुरू कर देता है। और इसी के साथ ये कहानी वापस प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाती है और यहाँ हम थॉमस को देखते हैं कि जिसने अपने फार्म हाउस के बेसमेंट में मीरा को बांध कर रखा हुआ था, जहाँ वह हर रोज़ उसे बेहोश करके उसका बलात्कार करने लगता है। अब रितु बार बार मीरा को याद करने की कोशिश कर रही थी और तभी उसे याद आता है कि मीरा को उसने फार्म हाउस पे मिलने के लिए बुलाया था। जिसके बाद रितु और रीमा ड्राइवर बिरजू को लेकर फार्म हाउस पर जाती है। वहीं थॉमस मीरा को बेहोश करने के लिए इंजेक्शन लगाने जा ही रहा होता है, तभी रितु की आवाज़ सुनकर वह बाहर आता है। यहाँ रितु थॉमस से मीरा के बारे में पूछने लगती है तो थॉमस रीमा और रितु को घर के अंदर बैठाकर वहाँ जाकर बिरजू को पीटने लगता है और अंत में गला काटकर उसे जान से मार देता है। अब ये सब देखकर रीमा और रितु दोनों के होश उड़ जाते हैं और वो उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन आखिरकार वह बिरजू को ख़त्म करके इन दोनों को जख्मी करके बेसमेंट में ले आता है। फिर उन सारी पेंटिंग्स को जलाकर एक साइको की तरह ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। और फिर सीन वापस से कुछ समय पहले शिफ्ट होता है, जहां थॉमस को रितु के डॉक्टर से पता चलता है कि जब भी रितु पानी में डुबकी लगाएगी तो वह अपनी याददाश्त को भूल जाएगी। और इसी बात का फ़ायदा उठाकर थॉमस उसे बार बार बाथ टब में गिराता है ताकि रितु जो कुछ भी उसको याद है वो भूल जाए, यानी वह खुद से नहीं गिरती थी। जब भी थॉमस रितु से उसका पास बुलवाना चाहता था तो खुद ही उसके प्लान के तहत बाथ टब में गिरा देता था। इसी तरह से अभी तक जितनी भी लड़कियां गायब हुई हैं वह कभी थॉमस ने रितु की मदद से ही गायब की हैं, जिसके बारे में रितु को कुछ भी नहीं पता होता है। वह अनजाने में उसकी ही मदद कर रही थी। इसके बाद थॉमस उन सभी लड़कियों को बेहोश करके फार्म हाउस के बेसमेंट में लाकर उनका बलात्कार करने के बाद उनके टुकड़े टुकड़े करके सुअरों को खिला देता है। अब रितु को ये सब भुलाने के लिए वैसे बाथ टब में डूबा आता रहता है और हर लड़की को मारने के बाद वह उनका कोई कपड़ा या कोई चीज़ एक रिवॉर्ड की तरह उनके पास रखता है। वह प्रेजेंट में जब थॉमस वापस रितु को डुबाने की कोशिश करता है तो रितु थॉमस को धक्का देकर वहाँ से भाग निकलती है और थॉमस उसके पीछे पीछे ही होता है। तभी भागते हुए रितु एक नदी में गिर जाती है और यहाँ थॉमस का वह काम हो जाता है जो वह करना चाहता था। इसके बाद रितु सब कुछ भूल जाती है और फिर थॉमस उसे वापस अपने घर लेकर आ जाता है। फिर जैसे ही थॉमस मीरा के पास जाता है तो मीरा होश में आकर थॉमस पर अटैक कर देती है और फिर रीमा भी थॉमस को पकड़ लेती है। इसी फाइट के दौरान रितु को कुछ सीन्स याद आते हैं और वह थॉमस पर गोली चला देती है जो सीधे जाकर उसके कंधे पर लगती है। तभी डेविड अपनी टीम के साथ यहाँ पहुँच जाता है और थॉमस को अरेस्ट करके रीमा, रितु और मीरा को हॉस्पिटल पहुँचाता है।
यहाँ डेविड ऋतु को एक शॉकिंग बात बताता है कि तुम्हारा असली नाम ऋतु नहीं बल्कि जेनी है और असल में थॉमस तुम्हारा कोई पति नहीं है। थॉमस ने दूसरी लड़कियों की तरह ऋतु को भी किडनैप किया था और यहाँ सीन हमें मूवी की शुरुआत में दिखा था कि जब ऋतु थॉमस के शोल्डर पर सो रही थी, असल में वह सो नहीं रही थी बल्कि थॉमस उसे बेहोश करके अपने साथ ले जा रहा था। जब एक दिन थॉमस ऋतु को ख़त्म करने वाला होता ही है तभी उसे पता चलता है कि ऋतु को भूलने की बीमारी है, वह तो सब कुछ भूल चुकी है। तो इसी बात का वह फ़ायदा उठाकर थॉमस ऋतु का इस्तेमाल करने लगता है और फिर एक रेंटेड हाउस लेकर उसमें ऋतु के साथ पति पत्नी की तरह रहना शुरू कर देता है और वहाँ उसकी मदद से लड़कियों को किडनैप करता है। थॉमस ने ही ऋतु के दिमाग में सब कुछ सेट किया था कि वह उसका पति है, उसके 2 बच्चे हैं। जब भी वह क्राइम करता था तो उसे उसके बाद पानी में डुबाकर उसे सब कुछ भुलवा देता था। और जब थॉमस ने ऋतु को किडनैप करके टॉर्चर किया था तब ऋतु ने वही बोगनविला के फूलों को देखा था, इसलिए वो हमेशा उन्हीं की पेंटिंग बनाया करती थी। ऐसे ही जब थॉमस ने छाया को किडनैप किया था तो उस समय वहाँ सनफ्लावर्स थे, इसलिए उसे वही सब याद आ रहा था। तो इस तरह से पूरा केस यहाँ सॉल्व हो जाता है। वही थॉमस को उम्र कैद की सज़ा हो जाती है। तभी एक दिन ऋतु उससे मिलने आती है और कहती है कि अब तुम यहाँ ऐसे ही सड़ोगे।